हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति के दौरान क्या क्या छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ और उस समय छत्तीसगढ़ का शासनकाल अंग्रेजों के हाथ में किस प्रकार से आया, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी शासकों के साथ छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ उसके साथ में। तो शुरुआत होता है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण, जो कि स्टार्ट होता है जब जब छत्तीसगढ़ में मराठा काल के शासक हुआ करते थे रघुजी तृतीय, अर्थात अप्पा राव साहब को हटाने के पश्चात जब रघुजी तृतीय को छत्तीसगढ़ में मराठा काल के शासक के रूप में नियुक्त किया गया, उसके दौरान घटना यह घटित हुई कि रघुजी तृतीय उस समय अल्पवयस्क थे। अब अल्पवयस्क की उम्र में उनसे राजगद्दी संभाला नहीं जाता, इसीलिए उस समय के जो ब्रिटिश रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था जेनकिंस, तो उन्होंने सोचा कि वैसे ही पहले से इस राज्य में अराजकता अव्यवस्था फैली हुई है और उस पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कंडीशन में यदि हम रघुजी तृतीय को शासक नियुक्त करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य पर पूरी तरह से अराजकता पूरी तरह से फैल जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, और उससे पहले एक घटना और घटित हुई थी कि अप्पा राव साहब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सहायक संधि कर ली थी। तो इसलिए अल्पवयस्क की उम्र में रघुजी तृतीय के नेतृत्व में शासन कर पाना चूंकि संभव नहीं हो पा रहा था, अतः जेनकिंस ने एक नवीन नीति आरंभ करने का प्रयत्न किया और उन्होंने कुछ सीमित अवधि तक, जब तक कि रघुजी तृतीय अर्थात जो भोसला शासक हैं वह वयस्क न हो जाए, तब तक की उम्र के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ सीमित अवधि यानी सीमित समय सीमित वर्ष तक उन्होंने अंग्रेजी शासकों को या अंग्रेजों के जो शासक हैं उनका हस्तक्षेप करना उचित समझा और उन्होंने ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। इसके तहत तो ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की और किस प्रकार से फिर परिवर्तन हुआ, चलिए उसको देखते हैं। तो शुरू होता है जेनकिंस की घोषणा एवं ब्रिटिश नियंत्रण। जब जेनकिंस क्या करते हैं, अपनी नवीन नीति लेकर छत्तीसगढ़ में भोसला शासकों के दरबार में उपस्थित होते हैं और वे बताते हैं कि जो भोसला शासक हैं उसके अंडर में ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो कि ब्रिटिश शासक भोसला शासक के एजेंट के रूप में वहां काम करेंगे। तो इस नीति का क्या करते हैं, सभी लोग समर्थन करते हैं और इसके तहत कुछ समय के लिए, कब से, जून 1818 से जून 1830 ईस्वी तक कुछ समय के लिए हमारा छत्तीसगढ़ का शासनकाल नागपुर सहित अंग्रेजों के अधीन चला जाता है और यह ब्रिटिश अधीक्षकों के अंडर कार्यरत होता है। और जो ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं वे छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट के अंदर कार्य करते हैं। तो यह होता है जेनकिंस के नवीन नीति के तहत, जिसमें करना यह रहता है कि जो ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं वे भोसला शासक के एजेंट के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो शुरुआत होती है यह कब, जून 1818 से जून 1830 ईस्वी तक। अब यदि हम देखें कि किन किन ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है और वे अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य करते हैं, शासन काल के दौरान क्या क्या कार्य करते हैं, तो उनके बारे में हमें वर्णन से देखने को मिलता है कि पहले ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए थे और ये नियुक्त हुए थे सन 1818 ईस्वी को। इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति राज्य में फैली अव्यवस्था तथा अराजकता को समाप्त करने में ही लगा दी थी। जो अशांति फैली हुई थी राज्य में उसको शांत करने में इन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी और ये कुल मिलाकर कुछ माह ही क्या कर पाए थे, यहाँ शासन कार्य कर पाए थे। इनके समय की जो प्रमुख घटना है वह जानकारी प्राप्त होती है कि अप्पा राव साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जो जमींदार हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे, अतः उनके विद्रोह को शांत करने
के लिए ये कहाँ गए, डोंगरगढ़ गए और फिर उनके विद्रोह को शांत किया। इसमें वे सफल हुए, अपने कार्य के दौरान में क्या हुए, सफल हुए। कैप्टन एडमंड इस कार्य में सफल हुए। डोंगरगढ़ में जो क्या हो रहा था, विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, उसको वे समाप्त कर दिए। परंतु इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एडमंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब कैप्टन एडमंड की मृत्यु हो जाने के पश्चात यहाँ से ब्रिटिश अधीक्षक समाप्त हो गए। तो पहले ब्रिटिश अधीक्षक समाप्त हो जाने के पश्चात जेनकिंस ने क्या किया, दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की और दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में आए हमारे मिस्टर एगेन्यू। मिस्टर एगेन्यू जब छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक बने तो इनका जो कार्यकाल है वह विशेष महत्व रखता है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इन्हीं के समय में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें हमें देखने को मिलेंगी जो हमारे छत्तीसगढ़ को विकासशील बनाने में ही क्या होती है, सहायक सिद्ध होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस्टर एगेन्यू के बारे में। मिस्टर एगेन्यू के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये एक सरल, सहज और गुणी व्यक्ति थे। इनके कार्य करने का जो तरीका था उनके बारे में हम यदि बात करें तो इनके कार्यों के बारे में बहुत विशेष महत्व देखने को मिलता है कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने नए नए नियमों का, नए नए नीतियों का उल्लेख किया है, जिसके दौरान इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आया और अन्य सारे कार्य किए। तो चलिए एक एक को विस्तार से देखते हैं। इनका पहला कार्य देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ की राजधानी परिवर्तन। जब ये कैप्टन क्या हुए, कैप्टन एगेन्यू या मिस्टर एगेन्यू द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक बने, तो ब्रिटिश अधीक्षक बनने के पश्चात इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वह था राजधानी परिवर्तन। जैसा कि आप सभी को पता है वंश जब चल रहा था तो उस समय राजधानी हुआ करता था उनका रतनपुर, परंतु रतनपुर से इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दी, तो रायपुर, जो कि आज वर्तमान में हमारे प्रदेश का क्या है, राजधानी है। उसको किनके द्वारा निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा मिस्टर एगेन्यू के द्वारा। अब इस रतनपुर से रायपुर क्यों परिवर्तन किया गया, तो इसका कारण यह था कि जब है वंश चल रहा था तो उस समय उन्होंने रतनपुर को क्या किया था, अपनी राजधानी नियुक्त किया था। किंतु बिम्बाजी भोसला के पश्चात जो शासक नियुक्त हुए वेंकोजी भोसला, उनके समय से जो है वंशी राजधानी रतनपुर थी वह अपनी गरिमा खो चुकी थी, राजनीतिक वैभव उसका धूमिल हो चुका था, क्योंकि वेंकोजी भोसला के आने से क्या हो गया था कि राजनीतिक बिंदु या राजनीतिक केंद्र नागपुर बन गया था। फलस्वरूप वह अपना राजनीतिक वैभव रतनपुर खो चुका था और इसीलिए इन्होंने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाना सर्वथा उचित समझा और रायपुर को क्या किया, फिर अपनी राजधानी नियुक्त की। और रायपुर को राजधानी नियुक्त करने का कारण यह भी है क्योंकि रतनपुर 1000 मकानों का बिखरता हुआ ग्राम से प्रतीत हो रहा था अपेक्षाकृत रायपुर के, क्योंकि रायपुर में 3000 मकान थे और यहाँ बड़े बड़े व्यापारी एवं धनी व्यक्ति रहा करते थे। इसके अलावा व्यापारिक केंद्र बन चुका था रायपुर, इसीलिए इसे राजधानी घोषित करना कोई भी एंगल से गलत साबित नहीं हो सकता। इसके अलावा इनके प्रयत्न से इन्होंने क्या किया, मिस्टर एगेन्यू ने अपनी निजी व्यक्तिगत क्या किया, उन्होंने शामिल किया अपने निजी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उन्होंने क्या किया, रायपुर को विकासशील बनाने में किसी भी प्रकार का कसर बाकी नहीं छोड़ा। इन्होंने चाहा कि किसी भी प्रकार से हमने जिसे नया रायपुर को नया राजधानी घोषित किया है तो उसको हम क्या करें, अधिक से अधिक विकासशील बनाने का प्रयत्न करें और इसमें इन्होंने व्यक्तिगत रुचि दिखाई, निजी रुचि दिखाई, जिसके फलस्वरूप आज रायपुर क्या हो गया है, गौरवशाली और विकासशील बन चुका है। इसका परिणाम किसको जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो मिस्टर एगेन्यू को जाता है, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा चीज हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर एगेन्यू के आने से प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन भी हुआ। प्रशासनिक ढांचे की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक ढांचा अर्थात पहले क्या हुआ करता था कि पहले गढ़ों में विभाजित था, क्या हमारा प्रदेश अलग अलग गढ़ में बटा हुआ था, परंतु इन्होंने क्या किया, परगनों में विभाजित किया। तो इससे पहले भी परगना पद्धति का यूज हो चुका है वेंकोजी भोसला के आने के समय। तो वेंकोजी भोसला जब शासन कार्य कर रहे थे, शासन कार्य चल रहा था, तो उस समय परगना पद्धति का उपयोग हुआ था, परंतु उन्होंने क्या किया था, 27 परगनों में बांटा था हमारे छत्तीसगढ़ को। लेकिन इन्होंने
कार्य आसानी से हो सके और सभी को समझ आ सके तथा सभी को सभी सुविधाएं मिल सके, इसलिए इन्होंने मिस्टर एगेन्यू ने क्या किया, 27 परगनों को समेटकर उसको सीमित कर क्या किया, 9 परगनों में विभाजित कर दिया। कितने परगने, 9 परगने। याद रखिएगा, पहले मिस्टर एगेन्यू ने 27 परगनों को पहले 8 परगनों में बांटा, तत्पश्चात बाद में बालावत को फिर एक और परगना बनाया। इस प्रकार से यह कुल 9 परगनों में विभाजित हुआ। कौन, हमारा छत्तीसगढ़। तो यदि हम पहले 8 परगने की बात करें तो पहले 8 परगनों में इन्होंने बनाया था रायपुर, राजरो, रतनपुर, दुर्ग, धमतरी, धमदा, नवागढ़। इस प्रकार से इन्होंने 8 परगनों का क्या किया था, विकास किया था। इसके पश्चात इन्होंने 9वां परगना बनाया बालोद को। इस प्रकार से इन्होंने कुछ बड़े तो कुछ छोटे करके परगनों का निर्माण किया और इसमें सबसे बड़ा परगना था रायपुर परगना, जबकि छोटा परगना था राजरो परगना। इस प्रकार से प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया किन्होंने, मिस्टर एगेन्यू ने। याद रखिएगा, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किन्होंने किया था, मिस्टर एगेन्यू ने। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी किन्होंने बनाई थी, तो मिस्टर एगेन्यू ने। यदि हम इनके अन्य कार्यों की बात करें कि और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान और क्या क्या नए कार्य किए, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जब मिस्टर एगेन्यू ब्रिटिश अधीक्षक थे उस समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मुद्रा प्रचलित थी। अब चूंकि मुद्राएं अलग अलग प्रचलित हो रही हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी भी वस्तु को आयात या निर्यात अर्थात विनिमय करने में हमें परेशानी होगी। तो इन्होंने चाहा कि एक राज्य के अंदर अलग अलग मुद्राओं का वर्णन न हो, अलग अलग मुद्राएं प्रचलित न हो, इसीलिए मुद्राओं को एक रूप करने का अर्थात जो सिक्के हैं उनको एक प्रकार के सिक्के चलाने का इन्होंने व्यवस्था किया। अर्थात मुद्राओं में जो विषमता थी उनको खत्म करने का प्रयास किया मिस्टर एगेन्यू ने। याद रखिएगा, यदि आसान भाषा में मैं बोलूं तो मिस्टर एगेन्यू ने यह काम किया, जैसे आप सभी को पता है कि अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें उस समय राज्य में भी क्या था, अलग अलग मुद्राएं प्रचलित थी। तो मिस्टर एगेन्यू ने क्या किया कि एक राज्य में अलग अलग मुद्रा प्रचलित ना हो, बल्कि केवल एक ही मुद्रा चले, जिससे हमें किसी भी प्रकार के वस्तु का विनिमय करने में आसानी हो। इसलिए इन्होंने मुद्रा प्रणाली को एक करने का प्रयत्न किया। दूसरा इनके कार्य को देखने के बारे में देखें तो हमें दूसरा कार्य हमें देखने को मिलता है अवांछित कर। अवांछित कर जो उस समय प्रचलित थे और जिसके तहत जो व्यापार में बाधक सिद्ध हो सकते थे, उन सभी अवांछित करों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। अब जब अवांछित करों को क्या किया जाता था, समाप्त किया जाता था, तो उसके तहत किसी भी प्रकार के वस्तुओं को लेने में और कृषकों की आर्थिक वृद्धि में सुधार करने में मिस्टर एगेन्यू को आसानी हुई। इस प्रकार से कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी, साथ ही किसी भी वस्तु को वे आसानी से दूसरे स्थानों पर बेच सकते थे। तीसरा इनके कार्यों के बारे में देखने को मिलता है कि धमधा के जो गोंड राजा थे उनका विद्रोह उत्पन्न हो गया था। धमधा के जो गोंड राजा थे उनका विद्रोह उत्पन्न हो गया था, तो उस विद्रोह को शांत करने का प्रयत्न भी किन्होंने किया, तो मिस्टर एगेन्यू ने किया। इसके अलावा और इनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती कि सोना खान के जो जमींदार थे उनके समय उन्होंने क्या किया था, खालसा भूमि पर स्वयं कब्जा कर लिया था। सोना खान के जमींदारों ने खालसा भूमि पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उन खालसा भूमियों को छुड़ाने का प्रयत्न किन्होंने किया, मिस्टर एगेन्यू ने किया। और इनके समय की और प्रमुख घटनाओं को देखें तो प्रमुख घटनाओं में आता है कोट पार परगना संबंधी मामला को सुलझाना। जो कोट पार परगना संबंधी मामला चल रहा था किनके मध्य, बस्तर शासक और जयपुर शासक के मध्य। तो उस समय जो महिपाल देव थे तत्कालीन राजा, तो उनके अनुरोध पर, उनके अनुशंसा पर मिस्टर एगेन्यू वहां गए और वहां जाने के पश्चात जो कोट पार की संधि हुई थी और उसके पश्चात भी क्या चल रहा था, सीमा संबंधी विवाद चल रहा था। तो उस विवाद को सुलझाने के पश्चात सफल रूप से सुलझ जाने पर कि उसका श्रेय किसको जाता है, तो मिस्टर एगेन्यू को। अर्थात कोट पार की संधि का सफल श्रेय किसको जाता है, मिस्टर एगेन्यू को। इसके अलावा यदि हम इनके कार्यों के बारे में बात करते तो एक और कार्य देखने को मिलता है कि सैनिक कार्य हेतु छत्तीसगढ़ में 3000 घोड़े का प्रबंध करने का कार्य किन्होंने किया, तो मिस्टर एगेन्यू ने, जब वे क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इतना उन्नतशील हो सकी। इसीलिए यदि हम बोलें कि मिस्टर एगेन्यू रायपुर के एक प्रकार से जनक हैं या उसको उन्नतशील बनाने में जनक है, तो इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं होगी।
और इसके पश्चात हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने सन 1825 ईस्वी में अपना त्याग पत्र दे दिया और उस समय इन्होंने अपनी एक बात सबके समक्ष रखी, रेसिडेंट के समक्ष रखी कि सैनिक और असैनिक अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास होने चाहिए, अलग अलग व्यक्ति के पास नहीं। तो इनकी अनुशंसा को फिर मान लिया गया। इस प्रकार से हमें इस वंश के दो ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में जानकारी मिलती है और जो अन्य ब्रिटिश अधीक्षक हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।